हेलो एवरीवन, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही एसिटिक एसिड का जो टॉपिक है कि एसिटिक एसिड क्या होता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत एसिटिक एसिड की मैन्युफैक्चर, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं और इसके हम कुछ उपयोग की बात करेंगे कि इसका किस प्रकार से उपयोग होता है। तो अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर और कमेंट कर हमें मोटिवेट अवश्य करते रहें। ऐसा आपका सहयोग मैं चाहता हूं। और सीधे अपने टॉपिक पर आगे आता हूं कि एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत से यौगिक ऐसे हैं कार्बनिक यौगिकों में कि जिनके कॉमन नेम है, अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन चूंकि साइंस का एक सब्जेक्ट है, ये अलग तरह का होता है और इसमें विभिन्न यौगिकों के लिए नामकरण की एक पद्धति का निर्माण किया गया है जिसे IUPAC पद्धति कहते हैं। तो एसिटिक एसिड जो है, इसका जो IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम इसका एथेनोइक एसिड होता है और इसका फार्मूला हमने यहां पर CH3COOH मेंशन किया हुआ है। हम बात करते हैं कि एसिटिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए, एसिटिक एसिड सिरके का मुख्य अवयव होता है या सिरके का एक मुख्य कंपोनेंट होता है। और सिरका आप लोग जानते ही होंगे, लगभग हर घर में इसका उपयोग होता है किसी न किसी रूप में। आजकल हम लोग बहुत सारे फास्ट फूड लेते हैं, चाउमीन वगैरह है, तो इनमें सिरके का डायरेक्ट यूज होता है। इसके अलावा अचार, मुरब्बे वगैरह, इनमें भी सिरके का उपयोग होता है। और कभी कभी अगर आप लोगों से पूछ ले तो ये भी कोई कहने में वो नहीं है कि कहीं अगर दावत वगैरह होती है तो कभी कभी कह दिया जाता है क्या सिरका पी के आए हो। ऐसा माना जाता है कि ये हम लोगों के लिए, चूंकि ये जर्मनासी फैक्टर भी इसके अंतर्गत होता है, इसमें आता है, तो इसके कारण जो है भोजन के साथ इसका उपयोग जो है वो हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो है पूरा मेंटेन करके रखता है और जो खाद्य पदार्थ है उनके टेस्ट को भी बढ़ा देता है। विनेगर जो होता है ये 10% सोल्यूशन होता है। कहीं कहीं पर 10% इसको दे रखा है, कहीं कहीं पर 3 to 5% इसको दे रखा है। तो ये अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है। तो विनेगर जो होता है वो 10% सोल्यूशन ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो सिरका जो होता है वो एसिटिक एसिड का 10% सोल्यूशन होता है। अब इसके अगर मैन्युफैक्चर की बात करें, देखिए वैसे तो सिरका बनाने की एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है और इसमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है। सिरका बनाने के लिए जो मिनिमम जो टाइम है वो लगभग 1 महीने से कम तो नहीं लगता, 2 से 3 महीने तक इस पूरी मेथड में, जो इसका एक नॉर्मल वे अगर उससे हम बनाएं तो 2 से 3 महीने में लगभग ये सिरका बनके तैयार होता है। अब चूंकि एक रासायनिक प्रक्रिया है तो इसको फास्ट करने के भी तरीके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कुछ चीजों को मिलाकर उसको फास्ट कर देते हैं, उसके वेग को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन जाता है। तो बड़े पैमाने पर या इंडस्ट्रियल स्केल पर जब इसका हम उपयोग करते हैं तो इसमें एक विधि प्रयोग की जाती है जिसे शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। शीघ्र सिरका विधि में एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथेनॉल होता है C2H5OH एथेनॉल, और एथेनॉल का वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नाम का जीवाणु होता है। माइकोडर्मा एसिटी नाम का जीवाणु होता है। तो
तो माइकोडर्मा एसिटी नाम के जीवाणु की उपस्थिति में ये जो एथिल एल्कोहल होता है या एथेनॉल जो होता है वो CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है। तो ये शीघ्र सिरका विधि की या जल्दी से सिरका बनाने की एक प्रोसेस है। बाद में आवश्यकता अनुसार इसका कंसंट्रेशन कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसमें उसकी परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद में इसमें हम कुछ और भौतिक गुणों की इसकी बात करें। वैसे सिरका जो होता है एक कलरलेस लिक्विड है, लेकिन यह किस स्रोत से और किस तरीके से बनाया गया है उसके आधार पर इसमें कुछ कलर भी आ जाते हैं। विशेष प्रकार की इसकी एक स्मेल होती है जिसके द्वारा आसानी से इसे पहचाना जा सकता है। स्वाद खट्टा और थोड़ा तीखा होता है। इसके बाद अगर बात करें तो जब शुद्ध एसिटिक अम्ल, शुद्ध जो एसिटिक एसिड होता है, इसको अगर हम अधिक ठंडा करते जाएं तो यह ठोस के रूप में जम जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 100% जो है इसकी प्योर फॉर्म होती है, जो ठंडा करने पर बर्फ के समान ठोस के रूप में बदल जाती है। अब इसके बाद में हम इसके रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। तो रासायनिक गुणों में जो एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण हैं उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर, तो एसिटिक एसिड जो होता है वो एक मोनोबेसिक वीक एसिड है। दुर्बल क्षारकी या दुर्बल एक क्षारकी अम्ल है। दुर्बल एक क्षारकी का मतलब ये होता है कि ये क्रियात्मक रूप से अत्यधिक दुर्बल है। एक क्षारकी इसे इसलिए कहा जाता है कि केवल एक H+ आयन रिलीज करने की इसकी क्षमता होती है। तो अगर हम इसका वियोजन या आयनन करके देखें तो CH3COOH और इसका वियोजन जो होता है तो वियोजन में CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, ये केवल एक H पॉजिटिव आयन देता है। इसीलिए इसकी क्षारकता या बेसिसिटी जो होती है वो एक होती है और इसको एक क्षारकी या मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद चूंकि ये अम्ल है, एसिड है, तो एसिड है तो ये प्रूव करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ जो एक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ हम इसकी क्रिया करा लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जब किसी अम्ल की किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराते हैं, किसी एक्टिव मेटल के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है और ये हाइड्रोजन रिलीज होती है तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहां एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम एसिटिक अम्ल की क्रिया, इसकी क्रिया हम करा लेते हैं सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यहां पर CH3COO ये एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण यानी सोडियम एसीटेट बन जाता है और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो जाती है। इसके बाद हम इसकी क्षार से भी क्रिया करा के देख लेते हैं कि अगर किसी क्षार या किसी एल्कली सॉल्यूशन से हम क्रिया कराते हैं, एल्कली के साथ क्रिया कराते हैं, क्षार के जलीय विलयन से अगर क्रिया कराते हैं तो यहां पर क्षार के जलीय विलयन की क्रिया देख लें, जैसे CH3COOH है और इसकी क्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ।
NaOH के साथ इसकी क्रिया करा लेते हैं। और जब NaOH के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यहां पर आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्रिया हमने आपको पढ़ाई है उदासीनीकरण की। तो उदासीनीकरण वह क्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो यहां पर जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हो जाता है CH3 COONA और यहां पर प्लस H2O। इस अभिक्रिया का एक जो नाम है वो है उदासीनीकरण, और दूसरे इस अभिक्रिया से एसिटिक अम्ल के अम्ल होने की भी प्रमाणिकता स्पष्ट होती है, या अम्ल होने की भी इससे पुष्टि हो जाती है। जैसे कोई भी पदार्थ अम्ल है तो वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाएगा, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करेगा, ये इसके अम्ल होने की पहचान है। इसके बाद अगर हम इसी की तरह की कुछ अन्य विक्रियाएं देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसिटिक अम्ल जो है वो कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करता है। जैसे मान लो कि हमने क्रिया कराते हैं इसकी, हम एसिटिक अम्ल की क्रिया है CH3 COOH, इसकी क्रिया किसी भी कार्बोनेट के साथ करा लें। जैसे हमने यहां पर सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाता है। और इसके साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो एक तो इसमें जो है सोडियम एसीटेट बन जाएगा CH3 COONA, और यहां पर हम मॉलिक्यूलरिटी को जरा बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 सोडियम है, और यहां पर भी हम 2 कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ में 2 प्रोडक्ट और बन जाते हैं, एक जो है CO2 बन जाएगा और यहां पर H2O भी बन जाएगा। अगर मान लें कि हम सोडियम कार्बोनेट के बजाय यहां पर हमने सोडियम का कार्बोनेट लिया है, अगर हम दूसरी रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट ले लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट अगर ले लेते हैं तो इसमें हम प्रोडक्ट देख लेते हैं कि हमारे पास है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका फार्मूला होता है यानी HCO3, और इसका दूसरा एक नाम और होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और अगर इसके साथ हम इसकी क्रिया देख लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख लें, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम रहेंगे CH3 COOH और प्लस NaHCO3 और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2। तो ये प्रोडक्ट तब बनते हैं जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं। ये एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसके बाद में कुछ एसिटिक अम्ल की अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं भी हैं, क्योंकि ये सारी क्रियाएं जो भी हमने पढ़ी हैं ये एसिटिक अम्ल के अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं या उसके एसिडिक नेचर को दर्शाती हैं। इसके बाद हम उन क्रियाओं की बात करेंगे जो विशिष्टता एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनमें एक रिएक्शन हमारी आती है, इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन है, या इसको बोलते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण और एस्टरीकरण पर शार्ट नोट भी पूछ लिया जाता है कि एस्टरीकरण क्या होता है। एस्टरीकरण को जरा आप ध्यान से सुन लें।
जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न की क्रिया, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न की क्रिया किसी एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट एस्टर होता है और क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इस क्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंस में होता है या सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है। तो यहां हम बात करने वाले हैं एसिटिक अम्ल की, कि एसिटिक अम्ल किस प्रकार से ये रिएक्शन देता है, किस प्रकार से एस्टरीकरण की रिएक्शन देता है। तो एसिटिक अम्ल के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो CH3 COOH एसिटिक अम्ल है, और यहां पर एक एल्कोहल हम ले लेते हैं C2H5OH, ये हमने यहां पर एथेनॉल ले लिया। इन दोनों की अगर हम परस्पर क्रिया कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो एक एस्टर होता है, CH3 COO और C2H5। यहां पर जल निकल जाता है, क्योंकि जल इसलिए निकलता है, यहां पर प्रेजेंस होती है H2SO4 की, और ये H2SO4 जो है सांद्र होता है। तो सांद्र H2SO4 जो है वो निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण इस अभिक्रिया में जल निकल जाता है और एस्टर बन जाता है। तो यह क्रिया कहलाती है एस्टरीकरण की। अब एस्टरीकरण के बाद हम बात कर लेते हैं एक अन्य रिएक्शन की जो यहां पर पूछी जाती है, तो वो रिएक्शन हम देख लेते हैं, और वो रिएक्शन है हमारी सिमिट अभिक्रिया। सिमिट रिएक्शन। सिमिट अभिक्रिया है। सिमिट अभिक्रिया एसिटिक अम्ल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है और परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। तो सिमिट रिएक्शन क्या होती है? इस अभिक्रिया में CH3 COOH एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक एसिड N3H फार्मूला होता है और नाम होता है इसका हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड के साथ ये रिएक्शन हम कराते हैं, और इस रिएक्शन में इससे एक प्राथमिक एमीन, एक प्राइमरी एमीन बन जाता है, और वो ऐसा प्राइमरी एमीन बनता है जिसमें एसिटिक एसिड की अपेक्षा कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो यहां पर बन जाता है CH3 NH2 बन जाएगा, और प्लस CO2 बनेगा, और प्लस En2 बनेगा। CO2 बनेगा और En2 बनेगा साथ में। तो ये सिमिट अभिक्रिया जो है ये भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है एसिटिक अम्ल की, और यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है यहां पर मेथिलेमीन, और इस अभिक्रिया का कार्बन श्रृंखला की लंबाई कम करने में भी महत्व है, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन के प्रोडक्ट से केवल 1 कार्बन का प्रोडक्ट बना है, और 1 कार्बन इसका बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 के रूप में वो बाहर चला जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी उपयोगिता की, कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो एसिटिक अम्ल की उपयोगिता, एक तो मैंने आपको बताया था कि परिरक्षक के रूप में इसकी उपयोगिता है, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण में यह महत्वपूर्ण सहयोग करता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो व्यंजन होते हैं उनमें ये टेस्ट को भी बढ़ाता है। ये दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट इसके द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एसीटोन के निर्माण में भी उपयोग हो जाता है। इसके अन्य व्युत्पन्न है, जैसे एस्टर है,
एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, इस टाइप के बहुत सारे यौगिक इसके द्वारा बनाए जाते हैं। अब एसिटिक एसिड के बाद हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं साबुन की, कि साबुन क्या होता है और साबुनीकरण क्या होता है। साबुन की बात कर लेते हैं। साबुन एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, साबुन जो है ये उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। नहाने वाले जो साबुन है उनमें मुख्यतः पोटेशियम साल्ट होता है या पोटेशियम लवण के रूप में होता है, और जो कपड़े धोने में साबुन यूज किए जाते हैं उनमें सोडियम लवण होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उनमें प्रयोग होता है। लेकिन एक बात हम महत्वपूर्ण समझ लें कि वर्तमान समय में जिन साबुन का उपयोग कपड़े धोने में होता है, एक्चुअल में वो साबुन नहीं है, वो डिटर्जेंट होते हैं जो कि केक की फॉर्म में होते हैं। डिटर्जेंट में भी साबुन के समान ही वस्तुओं को क्लीन करने का या वो भी सफाई कर्म के रूप में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वो भी क्लीनिंग का काम करते हैं। और साबुन की अपेक्षा वस्तुओं की क्लीनिंग के लिए, कपड़ों की क्लीनिंग के लिए उन्हें बेहतर माना जाता है, क्योंकि साबुन जो है वो कपड़ों के रेशों को हानि पहुंचाते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन डिटर्जेंट के उपयोग से वो अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट में इस तरह का कोई भी क्षार मौजूद नहीं होता है, जबकि साबुन में का जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है, और जो डिटर्जेंट होते हैं उनका विलयन जो होता है वो लगभग उदासीन होता है। और साबुन केवल मृदु जल में ही काम करते हैं, डिटर्जेंट मृदु और कठोर जल दोनों में काम करते हैं। जल की हार्डनेस की बात हम अपने अगले जो हमारे टॉपिक आएंगे उनमें हम इसमें बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा वो विषय नहीं है। तो हम साबुन को जान लेते हैं। हमने आपको बताया कि साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और साबुन बनने की जो क्रिया है उसे हम साबुनीकरण कहते हैं। तो यहां पर साबुन बनने की एक हम क्रिया देख लेते हैं। जैसे इसमें हम किसी तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ कराते हैं, अर्थात उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिससे हमारा उच्च वसा अम्ल का लवण अर्थात हमें साबुन प्राप्त हो जाता है। और साबुन के साथ में एक अन्य प्रोडक्ट, एक अन्य उपजात भी हमें मिलता है जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। और ये पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है, साबुन बनाने की जो विधि है वो कहलाती है साबुनीकरण। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि एक हमारे पास वसा का सूत्र है CH2 COOC17H35 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 और प्लस इसको NaOH के साथ गर्म कर देते हैं। इसके साथ हमने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने पर हमें यहां पर साबुन मिलता है या उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण मिलता है, क्योंकि हमने यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो यहां हमें मिल जाता है C17H35 COO और प्लस इसके साथ में एक प्रोडक्ट हमें और मिलता है CH2OH और CH2OH। इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहते हैं। और ये जो हमारा ये हो जाता है साबुन। तो साबुन बनने की क्रिया में साबुन बनता है जिसके साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है, यानी ग्लिसरॉल जो है वो साबुनीकरण का एक उत्पाद है। इसके बाद
हम साबुन के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। साबुन जो है इसमें मैल साफ करने का गुण होता है और मैल साफ करने का गुण इसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टी की वजह से होता है। साबुन में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ दूसरा भाग आयनित होता है और जिस भाग में आयन होता है वह जल रागी या जल स्नेही होता है, अर्थात जल के साथ रहता है या जल में रहता है। और जो इसका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है वह मैल या चिकनाई के संपर्क में होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, इस पूरी व्यवस्था को हम मिसेल कहते हैं। तो यहां पर अगर हम मिसेल की संरचना देख ले तो ये बीच का जो एरिया होता है ये या मैल या चिकनाई वाला भाग होता है जो कि इस पूरी मिसेल के केंद्र में होता है और इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। ये हाइड्रोकार्बन चेन है और हाइड्रोकार्बन चेन का जो अंतिम भाग होता है और अंतिम भाग जैसे यहां पर ये Na है, Na ये दूसरा भाग होता है Na का। तो ये जो आयनित भाग होता है पूरा ये जो आयनित भाग होता है ये जल स्नेही या जल रागी होता है, जबकि इसकी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है वो जल विरोधी होती है और ये मैल को अपने या मैल चिकनाई को अपने से बांधने की क्षमता रखती है। जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनको ये अपने अराउंड इकट्ठा कर लेती है। जल विरोधी और तेल या चिकनाई के प्रति से स्नेह होता है और उन कणों को ये बांध लेता है। जब ये मैल या चिकनाई के उन कणों को बांध लेता है और जब हम पानी की और मात्रा जब बढ़ाते हैं तो ये पूरी की पूरी जो मिसेल संरचना है वो उस गंदी सरफेस से निकल करके बाहर चली जाती है और जब ये बाहर चली जाती है तो जो वस्तु है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। आज के इस टॉपिक में यहीं तक है और अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आप लोगों से पीरियोडिक टेबल के संबंध में या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन